नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार शर्मा आज आपके सामने जो एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। इसमें जो मेन डिस्कशन का मुद्दा है वो है कि पहली दफ़ा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे जाने के लिए हमारे दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं, क्या क्या हमारे को तैयारियाँ करनी पड़ती हैं और हमें क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं, और इसमें हम कुछ ज़्यादा कॉशियस तो नहीं हो जाते, कुछ हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे तो नहीं कर दिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 4 महीने पहले ही मेरी बेटी स्पेन गई है, और जैसा मैंने बोला कि ये उसकी फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और नेशनल फ़्लाइट्स के अंदर काफ़ी फ़र्क होता है, ये आप भी जानते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए जो है तैयारियां हैं, कपड़े हैं, फाइनेंशियली है, मेंटली है, फिज़िकली है, वो सब अलग तरीके से सोचना पड़ता है। इसके लिए हमने खूब रिसर्च करी। उसके लिए जितने भी हमें डाटा जहाँ से भी मिल सकता था वो हमने गैदर किया। ये मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरी बेटी जो है वहाँ पे एज एन एक्जुलियारिस गई है। उसने जो है सर्वांतेस न्यू दिल्ली से स्पेनिश कोर्स किया था और वहाँ उसका सिलेक्शन हुआ था स्पेन जाने के लिए, और वो अब 8 महीने के लिए पहले गई है। अब 8 महीने के लिए तैयारी करने के लिए जो हमने जहाँ से भी हमें जो है इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते थे, यूट्यूब चैनल से कर सकते थे या और कहीं जो है फेसबुक से कर सकते थे, हमने सब तरीके से कोशिश करी है और हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करी। और हाँ, उसका मैं आज थोड़ा सा ठीक से डीपली एनालाइज करके आपको बताऊंगा, और हो सकता है कि इससे आपको या आपके बच्चे को भी कुछ हेल्प मिले। इसमें मैं सबसे पहले मैं थैंक्स ज़रूर करना चाहूँगा मेरी बेटी की जो सीनियर थी, भावना विज। वो भावना विज जो इस टाइम भी स्पेन में है, उसने एक बुक भी तैयार कर रखी थी। उससे उसने जो है करीब जो है डाटा जो है जो मिला, जो हमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिली है, वो हमारे लिए बहुत बहुत ही काम आई है, और स्पेशली मैं उसके लिए दोबारा भावनावीर जी को थैंक्स करूँगा। अब हम चलते हैं हमने तैयारियां कैसी करी थी। सबसे पहले तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था स्पेन एम्बेसी में, और स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए जो नॉर्मल वीज़ा होता है, इसके लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि उसको अपनी डिग्री है या अपॉइंटमेंट लेटर है या पुलिस वेरिफिकेशन है। ये सब जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अपोस्टाइल करवाना पड़ता है टाइम से, और जब अपोस्टाइल करवा के ही जो है और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस वो सब स्पेन एम्बेसी में कम से कम जो है 1.5-2 महीने पहले जमा करवाने पड़ते हैं। इन दिनों कोविड था, और कोविड की वजह से जो है अभी वीज़ा विंडो खुली नहीं थी, पर जैसे ही वीज़ा की विंडो खुली लकीली, तो काफ़ी ट्राई करने के बाद हमें जो है एक स्लॉट मिल गया, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे उससे पहले हम तैयार करवा चुके थे, सब अपोस्टाइल करवा चुके थे, और हमने उनको टाइम पे जमा करवा दिया। अब वीज़ा जो हमने अप्लाई कर तो दिया, और उसके बाद अभी करीब 1.5 महीना अभी बचा था बेटी को वहाँ फ़्लाइट लेने के लिए। अब दिमाग में ये आ रहा था कि हम टिकट अभी से बुक करवा दें या वीज़ा आ जाए उसके बाद बुक करवाएं। यहाँ वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि नॉर्मली स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट नहीं होते। दूसरे वीज़ा में किसी वजह से शायद कोई रिजेक्ट हो जाता है, पर इसमें वीज़ा रिजेक्ट नहीं होते हैं। तो हमने जो रेट्स टिकट के चेक कर रहे थे, करीब 1.5-2 महीने पहले तक हमने, हमारी प्रायोरिटी थी एयर फ्रांस की, तो 1.5-2 महीने पहले तक जो रेट्स थे, उसके बाद जैसे ही हमने वीज़ा अप्लाई किया था उससे हमने थोड़ा पहले ही देखा कि अचानक जो है टिकट के स्टूडेंट
की टिकट के रेट्स जो हैं एकदम 5, 7, 10 हज़ार रुपये एकदम बढ़ चुके थे। वो शायद इसलिए भी बढ़ गए थे कि जब वीज़ा विंडो खुला तो एकदम रश आया, और उस रश की वजह से फ़्लाइट्स के रेट्स जो है हर दिन बड़ी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए थे। अब हमारे मन में ये था कि अब अगर हम अभी टिकट नहीं बुक करवाएंगे तो आगे आगे पता नहीं कितना महंगी पड़ जाएगी। तो हमने एक दिन सुबह जब देखा तो स्टूडेंट वीज़ा एयर फ्रांस की स्टूडेंट टिकट ही ओवर फुल हो चुकी थी। अब हमने जल्दी से सर्च किया तो लुफ्थांसा में हमें टिकट्स मिली, और हमने करीब जो 35-40 हज़ार रुपये की पहले एयर फ्रांस की टिकट मिल रही थी, और अब जो है करीब 45 हज़ार में हमने टिकट वो बुक करवा दिया। और यहाँ 45 हज़ार में बुक करवाने में भी मैं आपको ये साथ में ऐड कर दूं कि जो 1.5 महीने के बाद करीब जो वीज़ा लेने के बाद अगर कुछ बच्चों ने, जैसे अगर सितंबर के आखिर में उन्होंने जो है अगर टिकट बुक करवाई थी, तब तक उसके रेट 1 लाख रुपये तक हो चुका था। तो बेस्ट ये है कि आपको जो पहले अगर टिकट बुक करवा लीजिए, और स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो है आप जो है ना इंतज़ार ना कीजिए, तो आपके पैसे बच सकते हैं। अब दूसरा साथ में ये सवाल आता है कि जब हम टिकट बुक करवाते हैं तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो होती नहीं है। फ़्लाइट्स नॉर्मली कहीं ना कहीं लेओवर के बाद ही जाती। तो ऐसी फ़्लाइट्स एयरलाइन में बुक करवाइए कि जहाँ पे ये कोविड की वजह से कुछ एयरलाइंस की सुनने में आ रहा था कि फ़्लाइट्स गारंटी नहीं है कि टेक ऑफ करेंगी या नहीं करेंगी। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए भी यही था, और हम आपको भी सजेस्ट करते हैं कि लुफ्थांसा या एयर फ्रांस की ऑप्शंस हमारे लिए सबसे अच्छी रहती है, जिसमें कि टेक ऑफ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, और ये हुआ भी, और हमको उस टेक ऑफ में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब बात आ जाती लेओवर की। डायरेक्ट फ़्लाइट तो मिलती नहीं है, और लेओवर जो है हमारे हिसाब से हमारे बच्चे ने जो लुफ्थांसा का था वो फ्रैंकफर्ट में था, और फ्रैंकफर्ट में करीब 1.25 घंटे का लेओवर था। अब हमने तो यही सोचा कि 1.25 घंटे हैं तो फ़्लाइट से उतरेगी एक से, और दूसरी फ़्लाइट लेनी है तो 1.5-2 घंटे काफ़ी होते हैं। पर यहाँ अब जो हमें पता चला कि उस दिन ही जब वो वहाँ पहुँची फ्रैंकफर्ट, और उसके बाद जो नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ने के 1.5 या 1.25 घंटे का टाइम उसके लिए सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग भी फ़ाइनल वहीं थी, और उसमें बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और कैसे तैसे करके भाग के बहुत मतलब ऐन वक्त पे जाके करीब 1.25 घंटे में मेरी बेटी फ़्लाइट लेके अपना सीट उसको मिल गई। तो मैं सजेस्ट आगे से यही करूँगा कि आप 1.5-2 घंटे के नहीं, कम से कम 3 घंटे का लेओवर अगर आपका है कहीं फ़्लाइट्स का, तो आप उसमें बुक करवाएं, तो आपको शायद टेंशन नहीं होगी और आपकी फ़्लाइट आपको मिल जाएगी। अब साथ में अब ये है कि मन में ये होता है कि बच्चा जो है, हमने यहाँ से ये भी सोचा था कि बच्चा कुछ बहुत वीडियोस में देखा था कि ये खाने के लिए ले जा सकते हैं, वो खाने के लिए ले जा सकते हैं। हाँ, बस वहाँ जब उतरेंगे तब तक आपके पास खाने का नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। फ़्लाइट्स में आपको सफिशेंट क्वांटिटी में खाना पीना मिलता रहता है, तो आप वो सब एक्स्ट्रा जो है बच्चे के साथ इस सामान ये खाने पीने का देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक पॉइंट आता है कि वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा में जो है, और या किसी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड अगर गए हैं, तो दोनों में ये फ़र्क होता है कि कंपनी की तरफ से अगर स्पॉन्सर्ड गए हैं तो आपको एयरपोर्ट पे स्टाफ वहाँ के लोग रिसीव करने आते हैं, और वहीं से आपको ट्रांसपोर्ट में बिठाते हैं, और उसके बाद आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन ले जाते हैं। आपको कुछ नहीं मालूम होता कि जो एज ए स्टूडेंट अगर कोई गया है या फर्स्ट टाइमर जैसे गया है, वो अपने आप अगर जो जाएगा तो उसको क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं। ऐसा ही हमारी बेटी के साथ भी हुआ है, और वो सबके साथ होता है।
वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे कोई रिसीव नहीं कर रहा होगा। जो कुछ तैयारियाँ आपने यहाँ से करी हुई हैं उसी तैयारी के बेसिस पे ही आप जो सा है आपको उस टाइम प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि कैसे आपको फ़्लाइट से जो है ना उतरना है, उसके बाद कहाँ से आपको बैगेज वगैरह कहाँ से रिसीव करने हैं। और वो सब पास पास में नहीं होता। एयरपोर्ट से उतर के आपके जो बैगेज रिसीव करेंगे, वहाँ एयरपोर्ट बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपको ध्यान से देखना पड़ता है कहाँ आपका बैगेज आ रहा है, कहाँ से आपको बैगेज रिसीव करना है। और उसके बाद वहाँ पे जो फाइनल जो है, जो पहले जैसे फ्रैंकफर्ट पे उसको सिक्योरिटी चेकिंग में इमिग्रेशन पे काफ़ी सवाल जो करने थे वो सब उन्होंने वहीं कर दिए थे और वहीं काफ़ी टाइम ले लिया था। तो फ्रैंक यहाँ आके मैड्रिड में आने के बाद उसको वो सब तो क्लियर हो गया था और सामान भी उसका जो है सब विद इन लिमिट था। बैगेज का वेट वगैरह सब अब आपको दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर पता ही चल जाएगा कि कितना बैगेज में किस साइज़ का बैग होता है और कितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं। तो आप उसी लिमिट में ही लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हमारी बेटी एज ए स्टूडेंट गई थी तो उसने 2 23 किलो के बैग लिए थे और हमने उनको बार बार तुलवा के सामान अच्छी तरह पैक करके ही दिया था। उसको ओवर वेट नहीं था तो उसको सामान ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें यूट्यूब से हमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिली। हम उसके लिए काफ़ी थैंकफुल हैं कि जिन लोगों ने भी यूट्यूब पे ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली है। तो हमें वो टेंशन कहीं नहीं रही और ना ही हमें जो है ना कहीं भी हमारे बेटी के सामान को कहीं खोल के चेक करने की भी कोई ज़रूरत पड़ी थी। अब एक बात आती है कि जब एयरपोर्ट से उतर के जो हमारी बेटी ने या आपने किसी ने भी अगर लेना है तो आपको लगता है कि 2 ढाई घंटे आपके लिए जो है काफ़ी हैं डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, या वहाँ से आगे से अगर आपने नेक्स्ट कोई ट्रांसपोर्ट लेना है या बस लेनी है, क्योंकि अगर आपको कहीं वहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर भी जाना है तो वहाँ से आपको कोई बस लेनी होगी या ट्रेन लेनी होगी। तो आपके लिए 2 ढाई घंटे आपको लगता है कि एयरपोर्ट से उतरेंगे तो काफ़ी होंगे, पर ऐसा नहीं है। हमारी बेटी अकेली थी, तैयार तो थी, सामान उसको टाइम पे मिल भी गया, पर उसके बाद 2 बड़े बैग थे और तीसरा एक और जो है कैबिन का जो है ट्रॉली बैग था। तो वो सब लेके उसने वहाँ से बाहर निकली, मेट्रो पकड़ी, मेट्रो पकड़ के फिर आगे बाहर टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल तक जाना था, दूसरे टर्मिनल से फिर एक और बस पकड़नी थी। उस बस को पकड़ के उसने फाइनल जो है अपने दूसरे मेन ट्रेन लेनी थी जहाँ से उसका मैड्रिड से करीब 250 किलोमीटर दूर उसका वो है डेस्टिनेशन था। पर 3 घंटे में वो बेचारी उस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाई थी। एक वजह यह भी थी कि उस दिन संडे था। संडे के दिन हम आप सबको एडवाइस करेंगे कि कोई भी संडे के दिन स्पेन ना जाए। संडे के दिन वहाँ सब कुछ बंद होता है, टोटल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मार्केट, सब कुछ वहाँ बंद होती है। जहाँ तक कि आपको सिम कार्ड भी नहीं मिल पाता वहाँ पे। वही हमारी बेटी के साथ भी दिक्कत आई। संडे के बदले अगर वो मंडे को जाती तो शायद ऐसा कुछ महसूस ही ना होता, बस क्योंकि वो संडे को पहुंची तो वहाँ उसको मैड्रिड में कोई उसको सिम कार्ड नहीं मिला। पर एयरपोर्ट पे वाईफाई था, और वाईफाई से उसने जहाँ पहुंचना था, जिस जगह उसका फाइनल डेपुटेशन था, वहाँ के स्टाफ से उसने वाईफाई पे जो है बात करी और वहाँ से जो गाइडेंस मिली फिर उस बेस पे ही उसने जो है दूसरी जगह से दूसरे ट्रांसपोर्ट जो भी अवेलेबल हुआ ट्रांसपोर्ट वो करके वो पास के डेस्टिनेशन तक गई। और वहाँ से अगले दिन सुबह उसने फिर जो है ना दोबारा टैक्सी करनी पड़ी, और उस टैक्सी से वो करीब 70 किलोमीटर दूर था उसका फाइनल डेस्टिनेशन। पर उस 70 किलोमीटर के लिए उसको करीब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्सी की पेमेंट करनी पड़े, जो कि अब हमें पता चल रहा है कि आज के हिसाब से अगर वो अब मैड्रिड से अपने घर तक जो जा रही है तो उसको करीब सिर्फ 20 यूरोस के अंदर वो अपने घर पहुंच रही है, जो कि पहले दिन वो जो है संडे होने की वजह से उसका करीब 13-14 हज़ार कम से कम रुपया उसका खर्च हो गया। और मैं
पैसे की बात इसलिए कहूँगा क्योंकि एज ए स्टूडेंट वीज़ा जाता है तो बच्चा जो है ना इतने पैसे खर्च करना नहीं चाहता। ये ठीक है कि हम यहाँ से और पैसा दे देंगे, पर उस टाइम जो उसके पास पैसा होता है, जो लिमिटेड पैसा वो ले जाते हैं, जो 500-700 यूरोज़ वो ले जाते हैं, बाकी फॉरेक्स में जो लेके जाते हैं, वो उनको एक-एक पैसे उस टाइम उनको जो है बड़ा कीमती लग रहा होता है। तो संडे के दिन मैं एडवाइस करूँगा कि आप कहीं भी स्पेन एज ए फ़्लाइट करके ना जाएँ। अब मोबाइल डाटा जो है वहाँ पे अगर लेना है तो आपके लिए बेस्ट है वहाँ पे ऑरेंज। ऑरेंज की फैसिलिटीज़ इसलिए अच्छी है कि आप वहाँ से पास में ही यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ में भी जब आप घूमने जाएंगे तो आपको ऑरेंज का नेटवर्क जो है वहाँ पे सभी जगह आपको रोमिंग में भी और सभी जगह अच्छा मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑरेंज को ही ऑप्ट कीजिए। वो आपको एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे ही आपको सिम मिल जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बात करें तो टैक्सीज़ वहाँ पे जो है काफ़ी महंगी हैं। टैक्सीज़ मतलब इंडिविजुअल टैक्सी करके जाना। जैसे कि मेरी बेटी का मैंने आपको बताया है कि 70 किलोमीटर के लिए ही जो है उसको अगर 10-12 हज़ार रुपये लगे थे, तो अब जो है वो शेयर टैक्सी में अगर वो वहाँ जाती है, वहाँ पे शेयर टैक्सीज़ हैं ब्ला कार्स, जो बुक करवानी होती है पॉइंट टू पॉइंट। पर ये ज़रूर है कि वो आपके घर के दरवाजे पे नहीं आती, वो एक ख़ास लोकेशन तक आती है और वहाँ से वे आपके सिटी में भी एक ख़ास लोकेशन तक जाती हैं। वो ऑप्शन आपको ऑनलाइन देखनी पड़ती है ऐप से और आप बुक करवा सकते हैं। अब ये ब्ला कार्स जो शेयर टैक्सीज़ हैं, इसमें जो है आपको करीब जो है जो 10-12 हज़ार रुपया लगा था मेरी बेटी का, वहाँ वो अब उसको करीब जिनसे है ना 1,500 या 1,000 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है। यानी इतना फ़र्क है वहाँ पे। बस जो हैं और सस्ती हैं, ट्रेन सर्विसेज भी अच्छी हैं, वो भी सस्ती हैं, पर फुल टैक्सी जो है इंडिविजुअल टैक्सी वहाँ पे बहुत ही कम लोग एडवाइस करेंगे आप लीजिए। बिजली का बिल जो है जो रूम रेंट्स की अब हम बात कर लेते हैं कि रूम रेंट जो आप जहाँ आप जाएंगे वो आपको पहले से ही आप यहाँ से ही तैयारी करके जाएंगे। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की गाइडेंस लेंगे, कोई ना कोई आपको बताएगा। किसी को बता दीजिए कि आपके लिए वो सूटेबल क्या आपको चाहिए, किस तरह का चाहिए, तो आपके लिए ढूंढ के रखें। इस तरह मेरी बेटी के साथ भी जो है जहाँ वो गई थी, जिस स्कूल में उसने पढ़ाने जाना था, उसका प्रिंसिपल ही इतना अच्छा था कि उसने उनके लिए ही घर जहाँ रेजिडेंस लिया उसी के स्कूल के पास में ही उसने रेजिडेंस जो है उसके लिए खुद जा के देख कर सिलेक्ट किया था और उसने फाइनली बताया था कि यही आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है। और सच में जब हमारी बेटी ने जाके देखा तो सबसे अच्छी मतलब सिलेक्शन जो है वही लगी। ये कंपेयर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो दूसरे भी हज़ारों बच्चे गए हैं उसके मुकाबले में भी जो हमारी बेटी को जो मिली है वो सर्विसेज वहाँ पे जो स्कूल की जो उन्होंने उसको कोऑपरेट किया है वो उन्होंने बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी तरीके से किया है, जो कि शायद दिल्ली या इंडिया में नहीं हो पाता। या स्पेन में भी कुछ स्कूलों में या कुछ जगहों पे शायद बच्चों को इस बुकिंग करवाने में दिक्कत आई है। रूम रेंट की जो बात करें, मेरी बेटी क्योंकि थोड़ा मेन सिटी से थोड़ा हटके है जिसको वो टाउनशिप कहते हैं, वहाँ पे उसको 250 यूरोज़ में 3 कमरे का पूरा मकान घर मिला है, जिसके अंदर फुल्ली फर्निश्ड है। बर्तन, खाना, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, गैस है, या छोटे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, सब चीज़ें उसको मिली हैं। पूरे उसको बर्तन मिले हैं, पूरी क्रॉकरी मिली है, उसको किसी तरीके की कमी नहीं मिली। इतना सब शायद आपको मेन सिटी में वहाँ पे नहीं मिलता, पर फिर भी। और मेन सिटीज़ में एक फ़र्क है कि मेन सिटीज़ में शायद वो 250 यूरोज़ के बदले जो बच्चे कुछ रह रहे हैं तो उनसे खबर मिली है कि वहाँ करीब 300 यूरोज़ से लेके 400 यूरोज़ तक उनको पे करना पड़ रहा है मेन सिटीज़ में।
बिजली का जो बिल महीने का पड़ रहा है वो करीब 30 यूरोस के आसपास पड़ रहा है, जिसके अंदर हीटर भी है और बाकी जो यूटेंसिल जो सब जितने वो खर्च कर रही है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ सब मिला के। हाँ, वहाँ पे बिजली जो है संडे के दिन या वीकेंड्स पे या पब्लिक हॉलिडे पे या रात को उसके रेट कम हैं। ये बात उसको उसकी लैंडलॉर्ड ने पहले ही दिन समझा दिया था आके कि बेटा, आपको अगर बिजली कपड़े धोने हैं या हीटर वगैरह इस्तेमाल करना है तो बेस्ट आपको नाइट में ही जितना इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल कम आएगा। तो वो उसके लिए काफ़ी अच्छी एडवाइस थी और उसका बिल 30 से 35 यूरोस तक मैक्सिमम आ रहा है। वाईफाई और मोबाइल पैक जो है, जो ऑरेंज का है, वो उसको करीब 40 से 50 यूरोस के बीच में मैक्सिमम आ रहा है और उसमें स्पीड उनकी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ तो 100 Mbps होती है, वहाँ पे 500 Mbps स्पीड होती है। अब सवाल ये आता है कि बच्चा अपने साथ कितना पैसा लेके जाए। अब क्योंकि वहाँ पे जो रूम रेंट है 1 महीने का एडवांस देना होगा। अगर 250 है या 400 है तो 1 महीने का तो 400 यूरो या 300 यूरो एडवांस देना होगा। बाकी 2 महीने का आपके पास कम से कम जो है मतलब 500 यूरो से लेकर 800 यूरो तक तो आपको शायद रूम रेंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि तब तक हो सकता है आपके पास सैलरी आपके आने में टाइम लगे, क्योंकि सैलरी के लिए आपको कई फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, रूम जो रेंट एग्रीमेंट है, एड्रेस है या TIE डॉक्यूमेंट है, जैसे कि यहाँ का आधार सर्टिफिकेट होता है, कार्ड बनता है, वैसे वहाँ का रजिस्ट्रेशन आपके पास हो, सब कुछ फॉर्मेलिटी में 1.5-2 महीने लग जाते हैं। तो आपके पास इतना तो रहने के लिए होना चाहिए और इसके अलावा आपको राशन के लिए चाहिए। राशन के लिए अगर आपका बेटी को बनाना आता है तो अच्छी बात है। तो उसके लिए वो सामान उसको तकरीबन दूध, राशन, मसाले, सब्जियां तकरीबन हिंदुस्तान जैसी मिल जाती हैं और रेट्स भी उनके तकरीबन जो है हमारे हिंदुस्तान जैसे ही रेट्स हैं और क्वालिटी शायद यहाँ से ज़्यादा अच्छी भी है। तो यहाँ से ज़्यादा मसाले वगैरह भर के देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लोग सुनने में आया सभी कहते हैं कि जो सा है सभी तरीके के 100 ग्राम की जो सा मसाले वो सब पैक करके दे दिए, जो कि एक्स्ट्रा लगेज में ही माने जा सकते हैं, जो कि वहाँ बाद में मिल सकते थे। हाँ, शुरू में 1 या 2 दिन में तो तुरंत शायद ना मिलते, पर 1-2 दिन में गुजारा जो है बच्चा वहाँ जाके आसपास जाके खा के कर सकता था। उसके बाद उसको पास के ही जो स्टोर्स हैं उन स्टोर्स में इंडियन स्टोर्स तो चलिए मेन सिटीज़ में होंगे, पर जो लोकल स्टोर्स हैं, लोकल मॉल्स हैं हर जगह वहाँ के जो टाउन्स में हैं उनमें भी हमारे हिंदुस्तान के जैसे जो है ना वहाँ के मॉल जो है, टाउन्स के जो मॉल्स हैं हमारे यहाँ के मेन सिटीज़ के मॉल जैसे स्टैंडर्ड के हैं, और जो वहाँ के जो सिटीज़ के मॉल हैं मेन मेट्रो के, वो तो बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ही अद्भुत है। जो राशन का बिल मैं बता रहा था कि मेरी बेटी को क्योंकि खाना बनाना आता है तो उसका अब जो है करीब 150 यूरोस के अंदर उसका महीने का पूरा राशन आराम से आ रहा है। उसमें हर एक चीज़ आ रही है, खाने पीने की हर एक चीज़, मान के चलिए ड्राई फ्रूट, सब्जियां, दूध, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ उसको उसमें आ रहा है। इतना मैं ज़रूर साथ में बताऊंगा कि मेरी बेटी वेजिटेरियन है, तो हो सकता है जो नॉन वेजिटेरियंस के लिए हो सकता है थोड़ा सा मार्जिनली कम या ज़्यादा हो, वो हमें नहीं मालूम कि वहाँ के नॉन वेज सस्ता था या नहीं है, ये इतना हम नहीं बता पाएंगे। यहाँ तक कपड़े की बात है, वहाँ पे हिंदुस्तान के मुकाबले में ठंड बहुत ज़्यादा है। यूरोप में बहुत सी कंट्रीज़ में जो है कहीं भी आप जाएंगे तो यहाँ के मुकाबले में ठंड ज़्यादा होती है। इस टाइम विंटर्स हैं
तो आपके दिमाग में भी और हमारे भी दिमाग में था कि क्या क्या कपड़े उसको दिए जाएं। तो जो 2 सूटकेस जो लेके गई हैं वो इसीलिए लेके गई हैं कि जो बेटियां होती हैं वो नॉर्मली जनरली लड़कों के मुकाबले वो कपड़े और उनके जो है फुटवेयर्स वगैरह ज़्यादा ही होते हैं। पर अब मैं 2-3 महीने के जो दौरान हमारी बेटी से हर रोज़ बात हो रही है तो उसे ये पता चला है कि शायद उसको यहाँ से इतने वूलन्स ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो क्वालिटी के चाहे वो ब्रांडेड हैं वो लेके गई है वूलन्स, वो वहाँ की विंटर्स के हिसाब से सूटेबल नहीं है। अब उसको वहाँ से ही अपने लिए बेस्ट से बेस्ट वूलन्स लेने पड़ रहे हैं। पर कमाल की बात यह है कि वहाँ के बेस्ट से बेस्ट वूलन्स हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के वूलन से सस्ते हैं। तो अब बताइए कि वो इतने वूलन यहाँ से पैक करके बड़ी बड़ी अटैचियाँ भर के ले जाने की क्या ज़रूरत थी। इतना सामान की टेंशन भी करी, इतना सामान पैक किया, उसका वैक्यूम पैक किया और पूरा पूरा जो है उसको वेट को ओवर वेट ना हो जाए, तो इतनी टेंशनों में हमने उसका सामान किया। और वहाँ जाके अब उसमें से ज़्यादातर उसके कपड़े जो है ना वूलन्स है, काम नहीं आ रहे हैं। तो एडवाइस यही है कि वहाँ मिनिमम वूलन्स ले जाएं, क्योंकि जाते ही तो नहीं खरीद पाएंगे, पर उसके बाद वहाँ से ही जाके ख़रीदें तो आपका जो है टेंशन भी बचेगी और वहाँ अपनी पसंद के जो है आपका कपड़ा भी मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। फुटवियर की बात करें, फुटवियर भी वहाँ पे जो हमारे यहाँ के ब्रांडेड है, वुडलैंड है या और बढ़िया बढ़िया कंपनी के जो शूज़ हैं जो बेटी लेके गई है अगर, तो वो उसके ज़्यादा वहाँ काम नहीं आ रहे। एक तो वहाँ पे थोड़ा हिली टेरेन भी है और वहाँ के जो वूलन जो है फुटवियर हैं वो यहाँ के मुकाबले में बढ़िया हैं, ज़्यादा अच्छे हैं और सस्ते हैं। अगर वहाँ का मिसाल के तौर पे अगर फुल नी लेंथ का जो शूज़ है वहाँ उसको अगर 2,500 रुपये में मिला है या 20 या 25 यूरोज़ में मिला है, तो ये यहाँ का वुडलैंड का शूज़ जो एंकल तक का था वो उसको 4,000 रुपये का पड़ा है। तो अब बताइए क्या समझदारी थी, वहाँ जाके लेती तो ज़्यादा अच्छे थे ना। हाँ, ज़रूरत के वूलन जो फुटवेयर तो ले जाने पड़ेंगे और ज़रूरत के फुटवेयर में मैं सबसे ज़्यादा एडवाइस करूँगा कि लाइट और अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट्स शूज़ कम से कम 1 या 2 शुरू से यहाँ ले जाएं, क्योंकि स्पेन में जो है चलना बहुत पड़ता है भाई। 2.5-3 महीने में 4 महीने में मेरी बेटी शायद इतना चली है क्योंकि वहाँ पे सभी लोग चलते ज़्यादा हैं। जब भी हमने जहाँ के जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं वहाँ पे लोग मीलों 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 चलते ज़्यादा हैं, टूरिस्ट हैं। क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ जैसा हमारे यहाँ ई रिक्शा मिलता है, स्कूटर मिल जाता है, हमारे यहाँ जो है ना लोकल बस ऑन डिमांड फटाफट मिल जाती है, या टैक्सी भी है हमारे यहाँ, टैक्सी इतनी महंगी नहीं है। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की आदत है चलने की। तो अच्छी क्वालिटी के जो है कम से कम 2 पेयर यहीं से ही स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर लेके जाएं। और कपड़े का मैंने आपको बता दिया कि कपड़े जो है यहाँ के मिनिमम लेके जाएं। बर्तनों में जो है मैं बताऊंगा, तो बर्तनों में वहाँ पे जो फुल्ली फर्निश हमें आपको सब चीज़ें तकरीबन मिल जाती हैं। पर हाँ, वहाँ पे आपको तवा नहीं मिलेगा, आपको बेलन नहीं मिलेगा और आपको कुकर नहीं मिलेगा। ये 3 चीज़ अगर आपकी बच्चा ले जा सकता है और उसको खाना बनाना आता है तो ये उसके लिए वहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बाकी सामान उसको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। कंबल हैं, यहाँ से नहीं ले जाने की ज़रूरत। क्विल्ट्स है, बेड शीट्स हैं, कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फुल्ली फर्निश्ड में वो सब चीज़ें हैं 250 से 400 यूरोज़ के अंदर आपको मिलेंगी और सफिशेंट क्वालिटी में मिलेंगी। उसके बाद आपको मेंटेन करना है, उनको धोना है। वहाँ वॉशिंग मशीन आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मिलती है, तो आपको वो सब अब
खुद करना पड़ेगा, कमरे की सफाइयाँ खुद करनी पड़ेगी, बर्तन वगैरह खुद आपको साफ़ करने पड़ेंगे। वहाँ सब हमारे यहाँ जैसे हाउसमेड नहीं मिलेगी, हाँ वहाँ बच्चे को एक्टिव ज़रूर होना पड़ेगा। जो यहाँ अगर नहीं है तो वहाँ उसको एक्स्ट्रा जो है ना मेहनत ये सब करनी पड़ेगी। वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस की जो एक इशू है, हमारी बेटी वेजिटेरियन है, पर स्पेन में अंडे को और फिश को वेजिटेरियन माना जाता है। इसलिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं और बिल्कुल ही अंडा या फिश वगैरह को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, तो आपके बच्चे को पहले बता दीजिए कि वो मार्केट में जाके अगर कुछ ऑर्डर दे तो बहुत कोशिश करे जितना हो सके वो पूछ ले कि वहाँ के वेजिटेरियंस में ऐसी एग या फिश तो नहीं है। नहीं तो मोस्टली वो लोग जो है एग या फिश उसमें डाल के ही आपको दे देंगे, तो बाद में आपको पछताना ना पड़े, तो आपको बच्चे को साथ में ही बताना पड़ेगा। अब इसके अलावा मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि जो 500-600 यूरोज़ में तो बच्चा जो है वहाँ पे रह सकता है। इसके अलावा बच्चे का जो है आसपास घूमने का मन करता है तो स्पेन के आसपास यूरोपियन कंट्रीज़ जो है बिल्कुल पास पास में है। स्पेन के आसपास की जो कंट्रीज़ जो है वहाँ की जो फ़्लाइट्स हैं वो फ़्लाइट्स 15-15 यूरोज़, 20-20 यूरोज़, 25-25 यूरोज़ के अंदर आपको जो है फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। तो बच्चा आपका वहाँ पे स्पेन के अलावा यूरोप के और कंट्रीज़ में भी घूमना चाहेगा तो उसके बाद उसके लिए भी कैश जो है साथ में होना चाहिए। तो अच्छा है कि मतलब 1000 यूरोज़ अगर उसके पास अगर मिल रहे हैं महीने के, तो उसका रहना खाना पीना और घूमना सब उसका बड़े कंफर्टेबली हो सकता है। अब एक लास्ट पॉइंट जो है हमने इसमें यूट्यूब पे भी देखा था, लोगों से भी बातचीत हुई थी और जो एम्बेसीज में भी जो शुरू में वीज़ास के लिए गए थे तो मन में थोड़ा सा ये फील हो रहा था कि शायद स्पेन के लोग जो है थोड़े से सुस्त हैं, डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं। पर अब 2-3 महीने के इस ड्यूरेशन में जो है हमने ये देखा है कि स्पेन के लोग, स्पेन की लेडीज़, जैसे हमारी बेटी जहाँ रहती है वहाँ की लैंड लेडी जो करीब 65-70 साल की लेडी है, 65-66 साल की, वो इतनी चुस्त है और वो शायद उसने घर में जब बीच बीच में आती रहती है, मेरी बेटी का हाल पूछने के लिए आती है, मेरी बेटी क्या खा रही है, कैसे रह रही है, क्या कपड़े उसको प्रॉपर विंटर्स के लिए हैं कि नहीं है, और साफ़ सफाई का ध्यान रखना, कपड़े कैसे पहनना, चप्पल पहनना बिल्कुल मना है क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे ठंड लग जाएगी। वो बार बार टोका टोकी करके आके बेटा ये पहनो, बेटा ये कपड़े पहनो, बेटा ऐसे रहो, बेटा ये हीटर लगाओ। तो इतनी अलर्ट और इतनी जो केयरिंग है कि शायद इतने हिंदुस्तान में जो है आजकल के युग में जो है इतने लोग नहीं होते। ये सब हमारे टाइम में शायद पुराने टाइम में हमारे जो है गाँवों में या थोड़े कस्बों में लोग एक दूसरे की केयर किया करते थे, वो टाइम हिंदुस्तान से तो अब हट चुका है। पर स्पेन में लोग कोऑपरेटिव हैं, मिलनसार हैं, केयरिंग है, करप्शन नहीं है। तो इसलिए आपका बच्चा भी जो है वहाँ पे अगर जाएगा तो आपको भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ आएगी। रेयर चांसेस हो सकते हैं किसी किसी के साथ कभी कभी कोई दिक्कत आ भी जाती हो, पर भगवान की कृपा से मैं तो अभी तक समझता हूँ कि हमारे बेटी अभी लकी है, और मैं चाहता हूँ कि आप और या आपका परिवार या आपका बच्चा जब जाए तो वो भी बिल्कुल वहाँ पे लकी फील करे। अब मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करूँगा, और अगर आपको ये YouTube पे मेरा ये पसंद आए तो आप इसको जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।